अरे भाई, सुना तुमने? महाराज ने राजमहल में कुछ ऐसा किया है, कुछ रहस्यमयी, जो अभी हम समझ नहीं पाए। हाँ, सच में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे शायद अब महल में कोई भी अशुभ ताकत नहीं रहेगी। लेकिन असल सच तो अभी महाराज ही जानते हैं। गांव के कोने में एक पुराना घर था। उसमें दो अनाथ बहनें राजेश्वरी और मधुमती रहती थीं, जिनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। गांव वाले उन्हें अपशगुनी मानकर उनसे दूर रहते थे। मधुमती, हमारे घर की सारी जलावन खत्म हो गई है, चलो हम जंगल से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। हाँ दीदी, चलो हम जाकर लकड़ियां ले आते हैं, नहीं तो कोई गांव वाला हमें देख लेगा तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। इससे पहले हम जल्दी से लकड़ियां लेकर आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों बहनें रास्ते से गुजर रही थीं। तभी दो गांव वाले देखते हैं। अरे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया मैंने, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कहता है तू, इन दोनों का मुंह देखना तो अपशकुन होता है। हमारे रास्ते में क्यों आ जाती हैं ये? हटो यहाँ से। काका, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी तो इसी गांव की बेटी हूँ। आप सब हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अरे जा जा, ज्यादा प्रवचन मत दे। तुझसे बात करना भी हमारे लिए अशुभ है। पता नहीं तुम्हारे घर से कैसी कैसी आवाजें आती रहती है। चल भाई चल। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, चलो। दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। दीदी, ये लोग हमसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है इन सब का? कुछ नहीं बहन, गांव वाले कुछ भी कहते रहते हैं, हमें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। चलो जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। फिर दोनों बहनें जंगल से लकड़ियां लाकर शाम को खाना खाकर सो जाती हैं। आधी रात को अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। दीदी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, और कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर पर कुछ गिरा हो। ये सब गांव वालों की करतूत है। वो चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, इसलिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सो जाओ। पर दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा हमारे साथ। डर मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर दोनों बहनें सो जाती हैं और जैसे ही सुबह होती है फिर राजेश्वरी कहती है, मधुमती जल्दी तैयार हो जाओ, आंगन में अमरूद खूब पक गए हैं, आज उन्हें तोड़ना है, फिर बेचना भी है। ठीक है दीदी, अभी आती हूँ। दोनों बहनें आंगन में लगे पुराने पेड़ से ढेर सारे अमरूद तोड़ती हैं। वो उन्हें सावधानी से टोकरी में सजाकर सिर पर रख लेती हैं और गांव के रास्ते की ओर बढ़ जाती हैं। ताजे ताजे मीठे अमरूद, मीठे रस से भरे अमरूद, सस्ते और अच्छे अमरूद ले लो बहन जी। तभी एक औरत उनकी आवाज सुनकर पास आती है। अरे राजेश्वरी, मधुमती, कितने के दे रही हो अमरूद? 5 रुपए किलो। अरे बेटा, कुछ तो कम कर लो, तुम्हारे हाथों से वैसे भी कोई खरीदने नहीं आता। ये अब कैसी बातें कर रही हो काकी? मैं जानती हूँ बाकी लोग 10 रुपए किलो बेचते हैं और मैं सिर्फ 5 रुपए किलो दे रही हूँ, फिर भी आप कम कर रही हैं। अच्छा चलो, दे दो, मुझे 1 किलो दे दो। औरत पैसे देकर अमरूद खरीद लेती है। बहनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो आगे बढ़ती हैं। तभी कुछ गांव वाले रास्ता रोक लेते हैं। अरे कितनी बार समझाया है कि अपने अमरूद यहाँ मत बेचा करो, तुम्हारा घर तो अपशकुन का अड्डा है। ये अमरूद खिलाकर हमें बीमार करना चाहती हो क्या? तुम पर तरस खाकर क्या अपनी मौत को गले लगा लें? हैं? तुम्हारे साथ रहना तो मौत को न्योता देना है। जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़ दो, वरना इस बार मुखिया से कहकर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से निकलवा देंगे। इतना कहकर गांव वाले अमरूद की टोकरी को जोर से धक्का देते हैं। अमरूद इधर उधर बिखर जाते हैं। बहनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे दिल से बिखरे अमरूद समेटती हैं और चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर लौट आती हैं। दीदी, अब हम क्या करें?
रोज रोज गांव वाले हमें अपमानित करते हैं, हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मधुमती, ये घर हमारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? चाहे जो भी हो, हमें यहीं रहना है। गांव वाले क्या कहते हैं ये सोचकर हम अपना हौसला नहीं तोड़ सकते। उसी समय बाहर से एक सैनिक की कड़क आवाज आती है। अरे राजेश्वरी और मधुमती, क्या तुम घर पे हो? दीदी, कोई बाहर से हमें बुला रहा है। हाँ बहन, चलो देखते हैं। दोनों बहनें कांपते कदमों से बाहर आती हैं और सैनिक को सामने खड़ा देखती हैं। आप यहाँ? कहिए। महाराज का आदेश है, तुरंत मेरे साथ राजमहल चलो। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम क्यों जाएं? ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है, समझी? इसका फैसला महाराज करेंगे। हुक्म है कि तुम दोनों को अभी के अभी महल ले जाया जाए। इतने में आसपास कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। अच्छा हुआ, अब महाराज को भी इनके बारे में पता चल ही गया। देख लेना, अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए गांव से निकाल दिए जाएंगे। चलो, अब हमारे गांव से बला टलेगी। सभी गांव वाले जोर से हंसते हैं। दोनों बहनों की आंखें भर आती हैं। दीदी, हमने ऐसा क्या किया कि महाराज ने हमें बुलाया है? कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये तो महल पहुंचकर ही पता चलेगा। चलो, सैनिक के साथ चलते हैं। दोनों बहनें भारी मन से सैनिक के साथ राजमहल की ओर बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो राजमहल में पहुंचती हैं, वहां का सन्नाटा उन्हें डरा देता है। दीदी, ये क्या है? यहाँ राजमहल में इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ तो लोग बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। सभी कहाँ जा सकते हैं? बहन, शायद अंदर कोई होगा। चलो, धीरे धीरे चलते हैं, तभी कुछ नजर आएगा। हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। अरे तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोनों बहनें डरते डरते सैनिक के पीछे महल के अंदर जाती हैं। मधुमती, देखो, दरबार में हमारी नानी की तस्वीर टंगी हुई है। ये कैसे हो सकता है? भला हमारी नानी की तस्वीर यहाँ राज दरबार में कैसे? हाँ दीदी, ये कैसे हो सकता है? हमारी नानी की तस्वीर यहाँ राज दरबार में? ये सब सच है या कोई सपना है? ये रहस्य हमें अंदर जाकर ही समझ आएगा। शायद कुछ छुपा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सैनिक उन्हें गुप्त कक्ष की ओर ले जाता है, जहाँ राजा उनका इंतजार कर रहे थे। आओ आओ, तुम दोनों बहनें आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। महाराज, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कृपया हमें क्षमा कीजिए। महाराज, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने हमें यहाँ बुलाया? हमने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए यहाँ बुलाया है। ये काम केवल तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं। महाराज, ये क्या मतलब है? और हमारी नानी की तस्वीर यहाँ क्यों टंगी हुई है? इसका रहस्य क्या है? वो तस्वीर हमारे दादा के समय से यहाँ रखी गई है। इसका रहस्य समय आने पर तुम्हें पता चलेगा। लेकिन महाराज, कुछ तो बताइए, हमें बहुत डर लग रहा है। अभी ज्यादा प्रश्न मत पूछो, बस समझ लो कि ये एक रहस्य है जिसे समय आने पर जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। सैनिकों, इन दोनों बहनों को अलग अलग कक्ष में ठहराने का प्रबंध करो। महाराज, हम दोनों को अलग अलग क्यों रखा जाएगा? हम एक ही कमरे में रहना चाहते हैं। मधुमती हमेशा मेरे साथ रही है, रात में उसे डर लगता है। नहीं, तुम्हें अलग अलग कमरे में रहना होगा। यही तुम्हारा पहला कदम है इस रहस्य को जानने का। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिक बहनों को अलग अलग कमरे तक ले जाता है। मधुमती, चलो, अब हमें इस रहस्य का पर्दा उठाना ही होगा। नानी की तस्वीर यहाँ क्यों है, इसका मतलब हमें पता लगाना है। फिर दोनों बहनें अलग अलग कमरों में चली जाती हैं। तभी
आधी रात होती है। मधुमती अचानक उठ जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर वही अजीब आवाज सुनाई दे रही है। दीदी भी यहाँ नहीं है। अब मैं किससे बात करूं? किससे मदद मांगूं? मधुमती कमरे में टहलती है, फिर भी नींद नहीं आती तो खिड़की से बाहर झांकती है। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखता है। हे भगवान, रात के 12 बजे कौन राजमहल के आंगन में टहल रहा है? मेरे शरीर में सिहरन हो रही है। मुझे तुरंत यहाँ से सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। वो डर के मारे बिस्तर में जाकर अपना मुंह ढककर सो जाती है। अगले दिन सुबह मधुमती डर के मारे अपनी दीदी के पास भागती है। दीदी, दीदी, कल रात वही अजीब सी आवाज फिर से आई और मैंने आंगन में एक रहस्यमयी व्यक्ति को टहलते हुए देखा। उसका चेहरा कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरा दिल थम सा गया। मधुमती, तुम शांति से सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ हैं। कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। चलो धीरे धीरे कमरे से बाहर चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। दोनों बहनें धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती हैं। महल में 2 सेवक उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दीदी, ये क्या है? ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उनकी नजरों में कोई रहस्य छुपा है। ऐसा क्या हो सकता है? हमें पता लगाना चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे महल में हर चीज हमें कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन क्या? दीदी देखो, वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा है। उसके कदम और नजरें कुछ कह रही हैं। चलो हम उससे बात करते हैं। हाँ चलो। फिर दोनों बहनें उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती हैं। बाबा, आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या कोई वजह है? हम आपकी नजर में क्यों हैं? तुम दोनों अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। ये जगह, ये महल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी मौत के मुंह में चल रही हो। आप क्या कह रहे हैं? हम तो महाराज के आदेश पर यहाँ आई हैं। हम तो उनका सम्मान करने आए हैं। तुम्हें नहीं पता, ये जगह सिर्फ रहस्यों और खतरों से भरी है। जो तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम नहीं भागी तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये जगह सर्वनाश का केंद्र है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे वहां से चला गया। दोनों बहनें डर के मारे कांपती हैं। दीदी, अब क्या होगा? यहाँ हर चीज कुछ कह रही है, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही। मधुमती, हमें इसका रहस्य पता लगाना ही होगा। जो कुछ भी हो रहा है, इसका जवाब हमें यही महल में ही मिलेगा। हमें पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं। हाँ दीदी, इसका रहस्य यहीं कहीं छुपा है। चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। दोनों बहनें महल के अंधेरे गलियारों और खाली कक्ष की ओर बढ़ती हैं। मधुमती कांपते हुए आगे बढ़ती है। दीदी, ये सब दिखने में बहुत अजीब लग रहा है। चलो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मधुमती, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हम साथ हैं। हर कदम पर हम साथ होंगे। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। वो गुप्त कक्ष के पास पहुंची। दीवारों से हल्की सिसकने की आवाज आ रही थी। ये क्या है दीदी? दीवारें जैसे हमसे कुछ कह रही हो। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। हाँ मधुमती, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हिम्मत करो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमें सच पता चल ही जाएगा। वो दीवार पर 2 लड़कियों की तस्वीर देखती हैं। मधुमती, देखो ये तस्वीरें, ये तो बिल्कुल हमारे जैसी हैं। हाँ दीदी, इनका रूप रंग हम दोनों जैसा लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारी नानी की तस्वीर भी यहाँ मिली थी, और अब ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? मधु,
हमें इसका जवाब महाराज से ही मिलेगा। ये कोई साधारण रहस्य नहीं है। चलो महल में जाकर उनसे पूछते हैं। इतना कहते ही महाराज वहां पहुंचते हैं। उनके कदमों की आवाज कक्ष में गूंजती है। महाराज, कृपया हमें बताइए, ये रहस्य क्या है? हमारी नानी और हमारी ये तस्वीरें, ये सब कैसे जुड़ा है? महाराज, हम जानना चाहते हैं कि इस राजमहल में हमारे बारे में क्या छुपा हुआ है। कृपया हमें सच बताइए। तुम्हारे प्रश्न समझ में आते हैं, लेकिन याद रखो, कुछ राज बहुत पुराने और गहरे होते हैं। समय आने पर ही उन्हें पूरी तरह से जाना जा सकता है। महाराज, मुझे बताइए, मुझे इस तस्वीर की पूरी सच्चाई जाननी है। ये तस्वीर लगभग 100 साल पुरानी है। इसमें जो चेहरे हैं, उनका इतिहास तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी पुराने श्राप या किसी पुराने रहस्य से जुड़े हैं? महाराज, राजा कुछ नहीं कहते, बस गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में गंभीरता और रहस्य झलकता है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चले जाते हैं। मधुमती, ये रहस्य तो कहीं बहुत गहरा है। अब हमें ही इसका जवाब खोजना होगा, चाहे जो भी हो। हाँ दीदी, हम पीछे नहीं हट सकते। हमें जानना ही होगा कि हमारी नानी और ये तस्वीरें हमें क्या बताना चाहती हैं। तभी अगले दिन सुबह एक औरत उन्हें देखती है। आप हमें जानती हैं? हाँ, ये महल अब शगुनी है। हर 100 साल में यहाँ 2 बहनें आती हैं, वही जो इस समय आई हैं। औरत फिर अचानक चुप हो गई, नजरें झुका ली, कुछ कहने से बचती रही। माहौल में सन्नाटा और रहस्य और गहरा होता जाता है। फिर वो औरत जल्दी से वहां से चली जाती है। दीदी, इसका क्या मतलब है? मधु, लगता है हमें अब सच जानने के लिए और गहराई तक जाना होगा। ये रहस्य अभी छुपा हुआ है और हमें ही इसे उजागर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में दोनों बहनों के खिलाफ खबर फैल जाती है। अरे तुमने सुना क्या? हाँ, क्या तुम्हें पता है, उन दोनों बहनों को बलि देने के लिए महाराज ने बुलाया है। अरे हाँ, वही सीधे महल में। हाँ हाँ, सच में ये तो बहुत बड़ा और भयानक सच है। महाराज ने उन्हें वहीं उसी महल में बलि देने के लिए बुलाया है। लेकिन देखो, कम से कम अब हमारे यहाँ से उन दोनों मनहूस तो हटेंगी। महाराज को भी पता चल गया है कि वो दोनों मनहूस हैं, इसीलिए महाराज जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब तो हमें भी चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर महाराज ने सच में उनकी बलि दे दी होती तो इतने दिनों तक हमें वो अपशकुन को नहीं झेलना पड़ता। हाँ, यही सोचकर मैं डरता हूँ। हमें शुक्र मनाना चाहिए। अब हमें केवल अपनी बेटियों और गांव के भविष्य के लिए सोचने की जरूरत है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक सैनिक को उन दोनों बहनों को देखकर तरस आ जाता है। फिर वो जाकर कहता है, ए सुनो, तुम दोनों तुरंत यहाँ से चली जाओ। महाराज ने तुम्हें यहाँ बलि देने के लिए बुलाया है। ये खबर अब पूरे राज्य में फैल चुकी है। इतना कहकर सैनिक जल्दी से वहां से चला जाता है। दीदी, क्या सच में महाराज हमारी बलि देना चाहते हैं? मधु, शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। यहाँ से भागेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन दीदी, पूरा गांव हमारे खिलाफ है। अगर हम भागे तो महाराज हमें पकड़ लेंगे। अब हम कहाँ जाएं? मधुमती, हम बुद्धिमानी से काम करेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे। हमें हार नहीं माननी। कई दिन बीत गए। महल में राजा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं है। महाराज, आप कृपया थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। मैं तुरंत बैद जी को लेकर आता हूँ। आपकी तबीयत देखकर मन परेशान है। इतना कहकर मंत्री तेजी से वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य जी, जल्दी से महाराज की जांच करिए, इनको पता नहीं क्या हो गया है। फिर वैद्य महाराज की जांच करते हैं और कहते हैं, अजीब है,
बाहर से महाराज पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ तो ऐसा है जो उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ऊर्जा को खा रही है। ये कैसे संभव है? महाराज दिखने में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो भीतर से उन्हें कमजोर कर रही है? ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी महाराज को जड़ी बूटी दे दिया है। कुछ दिनों में महाराज को ठीक हो जाना चाहिए और मैं इस विषय पर किसी ज्ञानी व्यक्ति से राय लेकर महाराज का इलाज जल्दी शुरू करूंगा। फिर वैद्य वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री जी, तुरंत उन दोनों बहनों को यहाँ लेकर आओ। उनकी मौजूदगी ही इस रहस्य का हल है। जी महाराज, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। पर महाराज, क्या ये सुरक्षित होगा? सुरक्षित या सुरक्षित, इसका निर्णय तुम्हारा नहीं, केवल उन्हें बुलाओ। मंत्री दोनों बहनों के पास जाता है। राजेश्वरी और मधुमती, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो, समय अब और नहीं रुकेगा। दीदी, अब हम क्या करेंगे? महाराज ने हमें बुलाया है, ये हमें कहाँ ले जाएगा? शायद हमारी बलि देने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं ना? मधु, हमको उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो होना है वो होगा। साहस दिखाओ और चलो महाराज के पास। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों आपस में? चलो जल्दी चलो, महाराज तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर दोनों बहनें मंत्री के साथ महाराज के कमरे में प्रवेश करती हैं। उन्हें बीमार अवस्था में देखकर दोनों घबरा जाती हैं। महाराज आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं? मेरा प्राण तुम दोनों बहनों से जुड़ा हुआ है। मेरी शक्ति, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी रक्षा पर निर्भर है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से आपकी मृत्यु? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको बचा कर रहूंगी। हमें बताइए क्या करना होगा? ये तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। अभी अभी सब कुछ कह पाना असंभव है। फिर दोनों बहनें कमरे से बाहर आती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रहस्य हमारी समझ से परे है। मेरा मन उलझनों में फंसता जा रहा है। मधुमती, अब कोई विकल्प नहीं है। ये सब कुछ महल में ही छुपा है। जितना हम डरेंगे, रहस्य उतना ही गहरा होता जाएगा। दीदी, ये सब इतना डरावना और असंभव लग रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हाँ मधुमती, डर स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, हम दोनों का साहस ही हमारी ताकत है। कोई भी रहस्य, चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, हम मिलकर उसे सुलझाएंगे। दोनों बहनें अपने अपने कमरे में जाती हैं। आधी रात होती है। हाँ, अरे ये क्या? ये कौन था जो मेरे कमरे में आया? ये आवाजें, ये परछाइयाँ, क्या मैं पागल तो नहीं हो रही? अजीब और तेज आवाजें बढ़ जाती हैं। हवाएं चलने लगती हैं। मधुमती उठकर कमरे से बाहर जाती है। तभी वो दौड़कर राजेश्वरी के कमरे में चली जाती है। दीदी देखो, वहाँ एक अजीब सी छाया मेरे कमरे में आई। केवल हमें ही क्यों दिखाई दे रही है? मधुमती, सुनो मुझे, पहले शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। कोई भी रहस्य इतना डरावना नहीं कि हम उसका सामना ना कर सकें। दीदी, चलो ना, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अब यहाँ जीवित भी बचने वाले हैं। इतनी अजीब अजीब घटनाएं जो घट रही हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम भाग नहीं सकते। याद रखो, हमारी हिम्मत ही हमारी सुरक्षा है। कोई भी अंधेरा, कोई भी छाया हमें रोक नहीं सकती। हम मिलकर इस रहस्य को उजागर करेंगे। इस महल की दीवारों में कोई गुप्त सच छिपा है। इसका पता हम अभी लगा कर रहेंगे। चलो, अब हम इसका पता लगाते हैं। हमें सब कुछ जानना ही होगा। हाँ दीदी, सही कह रही हो। चलो, पूरे महल में अच्छे से छानबीन करते हैं।
दोनों बहनें धीरे धीरे महल के पुराने हिस्सों से होकर राजा के कमरे तक पहुंचती हैं। वहां राजा किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा होता है। इस वंश की लड़कियों का सत्य उजागर होना है। उन्हें बचाना नहीं, केवल उनके असली स्वरूप को सामने लाना है। हाँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। उन दोनों लड़कियों को आपके हवाले कर दूंगा। फिर आपको जो मर्जी हो वो उनके साथ करिएगा, लेकिन हमारी जान मत लीजिए। हमारे राज्य को एक मौका दीजिए और उनकी आत्मा को शांति देने को कहिए। ये सभी बातें मधुमती और राजेश्वरी सुन लेती हैं और फिर राजा के सामने आ जाती हैं। ये क्या महाराज, आप क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में? कोई और फायदा? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। महाराज, ये सब क्या हो रहा है और इतना रहस्य क्यों? आज हमें सारी सच्चाई जाननी है। आप कृपया साफ साफ बताइए, आप हमारे बारे में क्या जानते हैं और क्या करना चाहते हैं? अगर तुम लोग जान ही गए हो तो सुनो। 100 साल पहले आपकी नानी इस महल की राजकुमारी थी, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी। उनमें इस महल के महारानी बनने के पूरे गुण थे। इसलिए महाराज ने तुम्हारी नानी को इस महल की महारानी बना दिया। वहीं पर राजकुमार निकम्मा और डरपोक था। उसने राजगद्दी न पाने की नाराजगी में महाराज, फिर क्या हुआ? उसने अपनी बहन और उसके पति को मार डाला। पर तुम्हारी नानी की एक और संतान बची थी। राजकुमार ने उसे गांव के किसी एक गरीब आदमी को दे दिया। मतलब हमारी नानी की संतानें गांव में गरीबी में पली थी और हम वही वंशज हैं? हाँ, यही सच है। तुम दोनों राजवंश की रक्त रेखा से जुड़ी हो। लेकिन महल पर क्या ये श्राप सच है? क्या हम भी इसके अंतर्गत दुख झेलेंगी? हमारी जिंदगी क्या सच में इस श्राप की बलि बनेगी? हर बेटी जो इस वंश की है उसे दुख झेलना पड़ता है। ये इतिहास का बोझ है, पर तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ही इसे बदल सकती है। दोनों बहनें सहम जाती हैं। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलकते हैं। दीदी, हम कैसे सामना करेंगे? मधु, अब पीछे हटना नामुमकिन है। हमें समझना होगा और साहस दिखाना होगा। तभी अचानक महल के हर कोने से चीख गूंजती है। सेवक भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। अब श्राप का अंत तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ वो मेरे पिता ने किया और उसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। महाराज, हमें अब बलि नहीं बनना है, हमें इसे तोड़ना है। ये हमारे हाथ में है, हमारी शक्ति में है। दीदी, मुझे डर लग रहा है। ये कितना भयानक है। मधुमती, देखो मैं यहाँ हूँ, हम साथ हैं। तुम अकेली नहीं हो, सब ठीक होगा। हम इसे मिलकर तोड़ेंगे। अचानक महल की जमीन से लाल खून रिसने लगता है। फर्श पर रहस्यमयी धाराएं बनती हैं। यही श्राप का समय है। हर 100 साल में यही क्षण आता है। दीदी, हम डरकर कुछ नहीं कर सकती। हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। हाँ मधुमती, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कितना भी डर या भयंकर रहस्य हो, हम अपनी राह खुद तय करेंगे। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। दोनों बहनें हाथ में हाथ डालकर खड़ी होती हैं। महल में खून की धाराओं और चीखों के बीच भी उनका साहस झलकता है और दोनों बाहर गलियारे में निकलते हैं। ठंडी हवा के साथ प्रकाश चमकता है। पुरानी राजकुमारी की आत्मा प्रकट होती है। बेटियों, मैं ही तुम्हारी नानी हूँ। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आत्मा की ओर देखती हैं। नानी, क्या सच में आप हमारी नानी हैं? नानी, हम आपकी कृपा पाना चाहते हैं। हम आपके वंश की बेटियां हैं, तो हमें बचा लीजिए। हाँ बेटियों, यही सच है।
उस दिन उस भयानक रात में मेरे पति और मेरा खून इसी महल की दीवारों पर गिरा और इस खून ने प्रतिशोध की लकीरें खींच दी। राजा मेरे पति के खून का बदला लेने के लिए किसी तांत्रिक से सहायता लेता रहा और मेरी वंशजों की बलि 2 अनाथ लड़कियों की। केवल यही कारण है कि ये श्राप इस महल पर कायम है। नानी, जो हुआ वो तो 100 साल पहले हुआ। इसमें नए राजा की कोई गलती नहीं। वो निर्दोष है। वो बस अपने पिता की गलती की सजा भुगत रहे हैं। नानी, हम आपसे विनती करते हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे ये भयानक श्राप समाप्त हो जाए और ऐसे निर्दोषों की हत्या ना हो। बेटी, अगर 2 दिनों में तुमने अपने नाना की आत्मा को शांति नहीं दिलाई तो इस महल का सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर नानी की आत्मा चली जाती है। दीदी, अब हम क्या करें? नानी ने तो साफ कह दिया, अगर 2 दिनों में नाना की आत्मा को शांत नहीं किया गया तो इस महल का सर्वनाश हो जाएगा। हाँ बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद महाराज हमारी मदद करें। तभी राजा आ जाता है। बेटियों, बताओ क्या कहा आत्मा ने? महाराज, ये मेरी नानी थी। उन्होंने कहा है कि मेरे नाना की आत्मा को 2 दिनों के भीतर शांति दिलाना जरूरी है, नहीं तो पूरा महल नष्ट हो जाएगा। महाराज, अब हमें कोई उपाय सोचना होगा। देर हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मंत्री जी कहाँ पर हैं? जल्दी इधर आइए। जी महाराज, कहिए। जल्दी जाकर ज्योतिषी महाराज को राज दरबार में बुलाओ। हमें इस समस्या का समाधान निकालना है। जी महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद मंत्री ज्योतिषी को दरबार में लाते हैं। ज्योतिषी जी, जल्दी बताइए, हमें केवल 2 दिन मिले हैं। इस आत्मा को शांत करने का क्या उपाय है? महाराज, ये आत्मा बहुत पुरानी और अधूरी इच्छाओं से बंधी हुई है। इसकी शक्ति असामान्य है, लेकिन चूंकि ये कन्याएं इनके वंशज हैं तो एक ही उपाय है। जल्दी बताइए ज्योतिषी जी, मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। इन दोनों कन्याओं की खून की बूंदें हवन कुंड में अर्पित करनी होगी। जैसे ही धुआं महल के कोने कोने तक पहुंचेगा, सभी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। आत्मा अपने ही वंश के रक्त को देखकर बंधन तोड़ देगी और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम वो हवन आज शाम को ही कर देंगे। इतना कहकर महाराज दोनों बहनों के पास जाते हैं। बेटियों, अब हमारे पास यही एक उपाय बचा है। केवल तुम दोनों ही इस महल को विनाश से बचा सकती हो। महाराज, अगर मेरे थोड़े से खून से इस महल और यहाँ की आत्माओं को शांति मिल सकती है तो मैं बिना डरे ये बलिदान दूंगी। हाँ, हम दोनों साथ देंगे। अपनी नानी और नाना की आत्मा को मुक्ति दिलाना हमारा ही कर्तव्य है। दोनों बहनें अपनी हथेली काटती हैं और उनसे रक्त बहने लगता है। फिर वो रक्त एक बर्तन में रख देती हैं। तुम दोनों ने जो त्याग किया है वो इस राज्य के इतिहास में अमर हो जाएगा। फिर हवन आरंभ होता है। वातावरण भयानक हो जाता है। अचानक रोशनी फैलती है और आत्माओं की छवि प्रकट होती है। बेटियों, आज तुमने हम सबको मुक्ति दिलाई। ये बलिदान केवल सच्चे वंशज ही दे सकते थे। याद रखना, अपने खून की पवित्रता को कभी मत भूलना। इतना कहकर आत्माएं एक एक कर प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। हमने कर दिखाया। नानी और नाना की आत्मा को शांति मिल गई। तभी गांव के लोग महल के सामने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर डर और पश्चाताप का मिश्रण था। राजकुमारी जी, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि आप सच में राजवंश से हैं। नहीं तो हम सब ऐसे अपशब्द आपको नहीं कहते। हमारी अज्ञानता और तिरस्कार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। इतने वक्त तक
हमें सिर्फ तिरस्कार और अपमान मिला। हमें क्यों बचपन में नहीं समझा गया? सही कहा मधुमती, लेकिन अब हमें अपने अधिकार की पहचान करनी होगी। हम केवल राजकुमारी ही नहीं, इंसान भी हैं। हमारे सम्मान की कद्र होनी चाहिए। तुम दोनों शांत हो जाओ। मैं डरता था कि अगर तुम्हें पहले ये बता दूंगा तो पता नहीं तुम क्या समझोगी। मैं तुम दोनों के बड़े होने का इंतजार कर रहा था। मेरी बेटियों, तुम्हारी बहादुरी, साहस और एकता ने इस महल और इस राजवंश की रक्षा की है। अब तुम दोनों केवल राजकुमारी नहीं, मेरी बेटियां हो। तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो हमेशा से तुम्हारा हक था। महाराज, अब हम आपकी कृपा पाकर संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा मन अब भी गांव में रहना चाहता है। वहाँ हमारे बचपन की यादें हैं, वहाँ हमारी जड़ें हैं। हाँ मधुमती, हम महल में रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन वहीं अपने घर में, अपने गांव में ही रहेगा हमेशा। ठीक है बेटियों, तुम जहां रहना चाहो वहां रहो। महल का हिस्सा तुम हमेशा की तरह रहोगी। यहाँ तुम्हारे अधिकार सुरक्षित है। अब कोई हमें केवल अमीर या गरीब के नाम से नहीं देखेगा। अब हम केवल इंसान हैं। हम अपने हक की रक्षा करेंगी और अपने गांव की सेवा भी करेंगी। लेकिन तुम दोनों ऐसे सीधे गांव नहीं जाओगे। मंत्री जी, ध्यान रखिए, मेरी दोनों पुत्रियों के लिए एक अच्छा सा महल गांव में बनवाइए। ऐसा महल हो जिसमें हमारी बेटियां खुशी खुशी रहें, सुरक्षित रहें और अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिताएं। जी महाराज, मैं कुछ ही दिनों में इसका प्रबंध कर दूंगा। ऐसा महल बनवाया जाएगा जो पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक हो। धन्यवाद महाराज, आपने हमें केवल बचाया ही नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्रता और सम्मान भी लौटाया। हाँ दीदी, सच में अब हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकेंगे। फिर दोनों बहनें महल से गांव की तरफ निकलीं। रास्ते में कुछ गांव वाले उन्हें देखकर चकित हो गए। अरे अरे, ये देखो, वही दोनों बहनें हैं। ये जिंदा कैसे बचकर आ गईं? हाँ, सुना है राजमहल का श्राप इन दोनों ने तोड़ दिया है। सच में ये अशुभ नहीं है, बल्कि शुभ निकली। हमें माफ कर दो राजकुमारी। हम तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ वो समय और परिस्थिति के हिसाब से हुआ। हाँ, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। हम वही राजेश्वरी और मधुमती हैं जो पहले थीं। केवल अब हमारा जीवन सुरक्षित और स्वतंत्र है। अब हमें भी गर्व है कि हमारी राजकुमारी हमारे बीच है। हाँ, अब हम समझ गए हैं कि शक्ति केवल महल और पद में नहीं, बल्कि बहनों के साहस और बुद्धिमानी में है। गांव वाले अब उन्हें केवल सम्मान और प्यार से देखते हैं। डर और शक की कोई जगह नहीं रही, और इस तरह राजकुमारी नहीं, बल्कि बहनें राजेश्वरी और मधुमती अपने जीवन की नई शुरुआत करती हैं।